आपने देखा होगा कि जब आप निकलते होंगे, रेलवे स्टेशन पहुंचते होंगे या आपके शहर में जहां पे अक्सर ट्रैफिक वगैरह होती होगी, कुछ लोग आ जाते हैं बढ़िया सा ड्रेस पहन के, जिनको देख के आपको बड़ा दया आती है। पट्टी वट्टी भी लपेटे रहते हैं और उनके हाथ में एक प्यारा सा कटोरा होता है और उसमें कुछ सिक्के होते हैं, उछालते हैं अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे, है ना, तुमको भला रखे, है ना। ऐसे कुछ बहुत सारे अच्छे अच्छे वो कोटेशन सेलेक्ट करके इशारा समझ गए हो। अब वो आपके पास कब तक रुके रहेंगे? कितना धैर्य होगा उनका? मतलब उन्होंने आपके पास आया, सिक्का उछाला कटोरे में, खन खन की आवाज आई, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे। कितने वक्त तक आपके साथ रहे होंगे? मुश्किल से 1 मिनट 2 मिनट बहुत है। नेक्स्ट टारगेट आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, यानी मिला तो ठीक है, नहीं तो अगला ग्राहक खोजो, अर्थात जिसको हम लोग भिखारी बोलते हैं। 5 मिनट मुश्किल है वो आपके पास रुक जाए। हाँ, बड़ी पार्टी आप दिख रहे हो तो हो सकता है पीछा करे 4-5 मिनट तक भी। कारों में हो तो हो सकता है नंबर ही मिल जाए उसको, तो पीछा करेगा, उसको पता होता है। लेकिन धैर्य वो पूरे दिन किसी एक व्यक्ति के पीछे कटोरा लेके नहीं दौड़ेंगे, अर्थात उसका पेशेंस मुश्किल से 5 मिनट का है। तो क्या है आपको पता है। दूसरा, एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सुबह टिफिन उफिन तैयार करके निकला, गांव शहर के किसी नुक्कड़ में या कहीं से उसका सेट है मामला और उसका सिलेक्शन हो गया कि भाई अब उसको काम करना है, और फिर वो शाम तक काम करता है। सुबह निकला, शाम को काम खत्म 5 बजे 6 बजे, उसके बाद उसको क्या चाहिए? दिहाड़ी। आप क्या बोलते हैं उसको? मजदूर। उसका पेशेंस क्या है? आप भाई साहब सुनो, अगर दिन भर उसने काम किया, शाम को दिहाड़ी नहीं मिली तो उसका धैर्य टूट जाएगा, धैर्य टूट जाएगा, अर्थात वो काम करना बंद कर देगा। इसलिए वो क्या है? मजदूर। तो जिनका पेशेंस कितने समय का होता है? 1 दिन का होता है, वो क्या होते हैं? लेबर। कुछ लोग होते हैं जिनका पेशेंस 30 दिन का होता है। 1 तारीख से ड्यूटी शुरू हुई, 30 तारीख को ड्यूटी खत्म हुई, अब अगले 1-2 तारीख तक ना आए, उपद्रव मच जाए भाई साहब, है ना। आप इशारा मेरा समझ रहे होंगे। तो जिन लोगों का पेशेंस 1 महीने का है वो क्या कहलाते हैं? सर्विसमैन, यानी नौकरी करने वाले लोग। एक व्यक्ति इस धरती पे और है जो लगाए जा रहा है, लगाए जा रहा है, लगाए जा रहा है, लगाए जा रहा है, अभी आने की कुछ नहीं सोच रहा हूं, लगाए जा रहा है। 1 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, बनी रहा है भाई साहब, फैक्ट्री बनी रही है, बनी रही है, बनी रही है। 4 साल 5 साल के बाद जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, और उसके बाद भाई साहब जब शुरू हुआ, तब वो क्या कहलाता है? इस धरती का सबसे अमीर इंसान, यानी कि बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स। आपको क्या बनना है? तो अगर अमीर आदमी बनना है तो कम से कम आपके अंदर 3 से 5 साल का पेशेंस होना चाहिए, कम से कम। एक गांव का किसान भी, उसको पता है कि अगर हमें पेड़ लगाना, उदाहरण के तौर पे अगर आम का बगीचा हमें खड़ा करना है तो भी कम से कम पौधों को मजबूत होने में 5 साल लग जाए। तो बाकी दुनिया में तो मतलब लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोग सालों का पेशेंस रखते हैं। किसी भी व्यक्ति को एक सम्मानजनक नौकरी हासिल करने में सर कम से कम 25 साल लगेंगे, 25 साल का पेशेंस। तो जिसका पेशेंस जितना बड़ा उसकी कामयाबी भी उतनी बड़ी। मैं इस उदाहरण से, इस कहानी से ही सुनाना चाह रहा था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप किसमें हैं? नंबर 1 वाले में भी नहीं है, अल्लाह के नाम पे दे दे। 30 दिन वाले भी नहीं है, 1 दिन वाले भी नहीं है। आप कौन है? अमीर बनना चाहते हैं। तो अमीर बनना चाहते हैं अर्थात आपको पेशेंस भी उसी तरह का रखना पड़ेगा। कभी कभी लोग जो पुराने जमाने के हमारे यार दोस्त हैं, जब कभी मिलते हैं तो एक ही चीज बोलते हैं कि अमर सर आप एक चीज की मिसाल हो। मैं कहूं किस चीज की? बोले पेशेंस की। बहुत पतझड़ आए, बहुत सारे आंधी तूफान आए, बहुत सारे इधर उधर के हुए, लेकिन आप हिले नहीं। पता था भाई अगर हमें अमीर बनना है, सफल बनना है, तो इस धरती पे जितने भी लोग अमीर बने यार, उन्होंने वक्त दिया है। कई लोगों की तो पूरी जिंदगियां गुजर गई,
आप देखते हो ना, राजनीति की हम बात कर ले थोड़ी देर के लिए, आदमी बना कब विधायक सांसद, जब उसकी जवानी निकल गई। भाई साहब पेशेंस कर रखा है वो। आप देख लो, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देख लो, कहीं भी देख लो, हर जगह क्रिकेटर्स देख लो, कहीं भी आप देख लो, तो जितने बड़े कामयाब लोग हैं उनके पीछे अगर उनकी कहानी उठा के रखोगे तो सही एक ही चीज है, पेशेंस और डिसिप्लिन। तो पेशेंस रखना पड़ेगा। तो कम से कम 3 से 5 साल का आप अगर पेशेंस के साथ आते हो, ऊपर जो 2 पॉइंट बताया, टाइम कमिटमेंट, वर्क कमिटमेंट, उसका ध्यान रखते हो, पेशेंस के साथ काम करते हो, बगैर हिले डुले, जो भी किंतु परंतु लेकिन खत्म कर लो ना भाई अभी। लेकिन जब क्लियर हो गया तो एक पट्टी इधर मारो, एक पट्टी इधर मारो, और सीधा फोकस कहां, अपने लक्ष्य पे, धैर्य के साथ। अन्यथा आपने कहानी सुनी होगी ना कि पता लगा एक आदमी प्यासा था, अब वो हैंडल मारे जा रहा, मारे जा रहा, मारे जा रहा, 10-12 हैंडल मारा, बस पानी आने वाला था, पेशेंट टूट गया। दूसरे ने क्या, लगातार 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 तब तक हैंडल मारा जब तक पानी आ नहीं गया। अर्थात जो कारण आपने चुना है इस मंच से, क्या वो कारण लोग पूरा कर चुके हैं? हाँ, 1 2 हजारों कर चुके हैं। तो आज जो आपका आज है, जिस वजह से आज आप प्रेस्टीज करना चाहते हो, वो किसी का कल था। और जो आपका कल होगा वो किसी का आज है। यानी कि आप जिस वजह से प्रेस्टीज करना चाहते हो, वो वजह कई लोग पूरा कर चुके हैं। उसका रीजन क्या है? पेशेंस उन्होंने, आप देखो 3 साल 4 साल 5 साल, अगर मैं बात करूं तो मेरे को प्रेस्टीज करते हुए 16 साल हो गए। 16 साल के पहले, 16 साल के बाद, 16 साल। और हमें पता है, मैंने पढ़ाई लिखाई भी बहुत सारा वक्त दिया। जब मैंने, हमको इस इंडस्ट्री में आना हुआ तो मैंने क्या देखा, हमने क्या, यार कक्षा 1 से लेके अब तक जो मैंने पढ़ाई किया, इतने पेशेंस के साथ मिला क्या? वही पेशेंस अगर यहाँ मैंने दिखा दिया तो बहुत कुछ मिल जाएगा। क्योंकि जितने लोग इस धरती पे इस इंडस्ट्री में सफल हुए उन्होंने पेशेंस रखा है। पेशेंस, कमिटमेंट, धैर्य, वचनबद्धता। तो आप जिस भी कारण से इंडस्ट्री करना चाहते हो डियर फ्रेंड्स, उससे आप कितना प्यार करते हो, उसको कितना वक्त आप दे सकते हो, और दुनिया में हर काम के लिए आपने वक्त दिया है, तभी वो मिला है। आज फसल भी अप्रैल में लोग गेहूं का काटेंगे तो वक्त दे रहे हैं। सब भर्ती लगाने के बाद क्या दे रहे हैं? वक्त दे रहे हैं, यानी पेशेंस के साथ इंतजार कर रहे हैं फसल का। उस बीच में उस सारी प्रक्रिया का इस्तेमाल किए, उन्होंने खाद भी दिया, पानी भी दिया, खरपतवार की दवा भी डाली, सब कुछ वो कर रहे हैं, यानी वो एक्शन मोड में है। ठीक है, सिर्फ टाइम कमिटमेंट, वर्क कमिटमेंट के बाद तीसरा जो वचनबद्धता आपको अपने से करनी हो, क्या? पेशेंस का। चौथा महत्वपूर्ण कमिटमेंट, जिसमें अक्सर डायरेक्ट सेलर्स कंजूसी करते हैं, जिसमें अक्सर वेस्टिजियंस भी कंजूसी करते हैं, इसी वजह से उनका वक्त गुजरता जाता है, साल के साल गुजरते जाते हैं, महीने के महीने गुजर जाते हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती, क्योंकि इस मामले में होते हैं कंजूस। कौन सा मामला है? इन्वेस्टमेंट के मामले में। डॉक्टर बनना है, यस सर, लाखों लगा देंगे। इंजीनियर बनना, यस सर, लाखों लगा देंगे। मास्टर बनना, यस सर, लाखों लगा देंगे। और अन्य कार्यों में लाखों लगा देंगे। क्योंकि वहां हमें क्या पता है कि जिन जिन फील्ड से पैसा लोग कमा रहे हैं, वो पैसा कब आएगा? जब पहले वो इन्वेस्टमेंट किसका करेंगे? पैसे का। इन्वेस्टमेंट किसका करेंगे? समय का। तो किसी भी फील्ड से आज अगर आपके घर परिवार में नहीं आएगा। उदाहरण के तौर पे अगर 50,000 रुपया भी किसी भी इंसान को किसी भी बिजनेस से कमाना है, तो आज के टाइम पे कम से कम 10 लाख रुपया लगाना पड़ेगा, इससे ज्यादा ही लगाना पड़ेगा, इससे कम नहीं लगाना। किसी भी इंसान को अगर 50,000 तनख्वाह वाली नौकरी चाहिए तो कम से कम 20 से 25 साल उसको पढ़ाई करना पड़ेगा। निवेश कितना किया? 25 साल का निवेश कितना किया? कम से कम 10 से 15 लाख रुपए की पूंजी भी लग जाएगी, तब मिलेगा। तो वेस्टीज में आप लाखों कमा सकते हो, वेस्टीज में आप हजारों कमा सकते हो। जो कारण आपने चुना सर, एक कारण वो तो पूरा होगा, लेकिन अगर आपने इस पॉइंट पे ध्यान दे दिया, सेम उसी तरीके से जैसे बाकी फील्ड में आपने ध्यान दिया, पहले दो फिर लो, वेस्टीज भी देने के लिए तैयार है, लेकिन आप दे कहां रहे? अपलाइन बोलता है सर ये कर लो, बैग रेडी कर लो। अरे सर पहले कुछ कमाओ ना, क्या बात करो संजय भैया, आया कुछ है ये नहीं, आप कार्य लगाओ। वही इंसान अभी जब अप्रैल में अपने बच्चे का एडमिशन कराएगा तो स्कूल से नहीं कहेगा पहले पढ़ाओ ना, इस बात में ले लेना। स्कूल वाला क्या बोलेगा? ले जाओ।
वेस्टेज देने के लिए तैयार है। इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट यानी कि जो कारण आपने वेस्टेज करने का चुना है वो कोई कारण छोटा कारण नहीं है डियर फ्रेंड्स। किसी ने लीगल एजेंसी चुना है तो छोटा कारण है, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चुना है कोई छोटा कारण, सर बहुत बड़ा कारण है। अब तक के जीवन में वो हम प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए तो वेस्टेज करना चाहते हैं। तो ये होगा कब? जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट निवेश की वचनबद्धता। निवेश किसके ऊपर? खुद को चेंज करने का। निवेश किसके ऊपर? बिजनेस को बिल्ड करने का। यही तो निवेश है। हमारा निवेश क्या है भाई? अगर हम किसी को समझाने के लिए वेस्टेज जा रहे हैं तो यात्रा का खर्चा, अपने आप को एजुकेट करने के लिए लिटरेचर पेपर खरीदना है वो खर्चा, अपना लुक अपना हुलिया दुरुस्त करने के लिए हमें अपना ड्रेस मेंटेन करना है वो निवेश, जूता खरीदा निवेश, बेल्ट खरीदा निवेश, सेविंग किट खरीदा निवेश, रोज दाढ़ी बनाने रोज ब्लेड लगेगा, रोज सेविंग क्रीम लगेगा निवेश, बाहर निकले हो खर्चा बर्चा भाई चाय पानी हो गया निवेश, इवेंट में जाना है तो दो तरह के इवेंट अपने पास है, कुछ लोग फ्री वाले हैं और कुछ पैसे वाले हैं। तो फ्री वाले में भी ऐसा नहीं कि पैसा नहीं लगेगा, आप अपने घर से जाओगे ना 40 किलोमीटर 10 किलोमीटर तो उसमें भी पेट्रोल का या जो भी खर्चा, लोगों को कॉल कर रहे हो मोबाइल का बैलेंस जा रहा है वो खर्चा। अब तो मजे की बात है, एक बार फुल कर लो चाहे एक बार बात कर लो चाहे महीने में 100 बार बात कर लो, पैसा उतने लगना, मजे ही मजे। आप नहीं करोगे तो भी उतना पैसा लग रहा है, करोगे तो भी पैसा लग रहा है, फिर खर्चा करो ना यार, पैसा तो लग चुका है ना। आपको इतना जीबी रोज मिल रहा, नहीं करोगे तो भी अगले दिनों थोड़ी बैलेंस रहेगा वो फिर। ओके, तो निवेश, सीएसएस में जाना है निवेश, एसटीएम में जाना है निवेश, इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है? 70% अपने आप को एजुकेट करने में, 70% अपने आप को स्किल्ड करने में, इस पे इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि कोई भी बच्चा डॉक्टर बाद में बनता है, पहले इंटर बायो से करता है। कोई भी बच्चा डॉक्टर बाद में बनता है, पहले नीट एग्जाम की तैयारी करता है। आफ्टर सिलेक्शन डॉक्टर बाद में बनता है, डिग्री बाद में मिलती है, पहले 5 साल तक मेडिकल कॉलेज की टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करता है। ओके, उसके बाद भी पैसे नहीं आते। जिस सरकारी अस्पताल में उसकी पोस्टिंग हुई वहां पे घर से रोज निकल के वो ड्यूटी कर रहा है, बड़ा पैसा ड्यूटी से नहीं आता जब तक वो खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करता, एक बड़ा एम्पायर यानी बड़ा अस्पताल नहीं खोलता। अस्पताल खोलने से भी नहीं आता जब तक वो वहां के जो बहुत सारे टूल्स होते हैं उसको खरीदता नहीं। ओवरऑल जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतनी बड़ी कामयाबी। तो वेस्टीज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है सर ना, मैं अगर आप कैलकुलेट करने की बात आऊं तो ज्यादा से ज्यादा भाग दौड़ अगड़म बाइस मीटिंग सेमिनार इस बिजनेस को बिल्ड करने में कितना खर्चा आएगा? साल भर का 50,000 से ज्यादा नहीं है। तो मान लो ना, एक आपसे अगर मैं पूछूं सर अगर आप इस समय अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना तो लगभग कितना लग जाएगा? बोलेगा सर इतना करोड़ लग जाएगा, है ना। अभी लगन का टाइम चल रहा है, बहुत सारे लोग शादी उदी तय करेंगे, तो जितना सफल उतना इन्वेस्टमेंट मिलता है ना भाई। हम जैसे बहुत कम ही वीर बैठे हैं ना जो बिना दहेज के शादी करें। उम्मीद करता हूं कि वेस्टिजियन तो नहीं करेगा, तो एक नया काम तो हो ही सकता है कि यार हम बिना दहेज के शादी करेंगे अपना कारण पूरा करने का, है ना। लेकिन बहुत कम ही लोग मिलेंगे। बाहर दाम उन्हीं के ज्यादा लगते हैं जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट अच्छा से कर रखा है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे इशारों को समझ लीजिए और सुनो। वेस्टीज हमें भी मिल रहा और हमारी बिरादरी के इसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं, है ना। जब वेस्टीज हमको मिला तो 8 साल तक यही वाला पॉइंट में नहीं करता था, इस वाले पॉइंट से मैं बड़ा दूर भागता था। जहां पे भी मीटिंग सेमिनार के नाम पे इन्वेस्टमेंट करने की बारी आई, अमरपाल पटेल सुनो, जिस गली जाना नहीं उस गली के बारे में कोई चर्चा भी नहीं। आज भी ये आदत है, आज भी ये आदत है, लेकिन अब नुकसान वाली आदत नहीं है। तो मैं क्या करता था, जिस मीटिंग में जाना नहीं है उस मीटिंग के बारे में डाउनलाइन को भी नहीं बताता था। 8 साल कब गुजर गए डियर फ्रेंड पता ही नहीं चला। केवल फ्री वाला एक कार्यक्रम अटेंड करता था सीएनटी, और दूसरा कार्यक्रम अटेंड करता था अवार्ड फंक्शन। ये दोनों में पैसे नहीं लगते। 8 साल गुजर गए, बहुत भाग दौड़ किया, 8 साल का वक्त दे दिया भाग दौड़ में, पेट्रोलिंग में, इसमें उसमें बहुत सारे पैसे खर्च हुए। एक तरफ टीम बनती थी, दूसरी तरफ टीम मरती थी, समझ में नहीं आ रहा था। और 8 साल में केवल 17 लाख आए, मात्र 17 लाख।
जून 2017 में ये एहसास हुआ कि सुन, वेस्टीज क्या है? मेडिकल कॉलेज। वेस्टीज क्या है? इंजीनियरिंग कॉलेज। मान ले तेरे को अगर डॉक्टर बनना है वेस्टीज का, तो मेडिकल कॉलेज की टर्म एंड कंडीशन को तो पूरी करनी पड़ेगी। अब वो अलग बात है, उसका जो डायरेक्टर है वो डंडा लेके पीछे नहीं दौड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? अर्थात तू वेस्टीज में तो है, लेकिन वेस्टीज में कामयाब होने के लिए जिस वजह से तू वेस्टीज करना चाहता है, उसके लिए जो टर्म एंड कंडीशन वो तू फॉलो नहीं कर रहा है। अर्थात हम इवेंट का हिस्सा नहीं बन रहे थे। और नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के अंदर गुरुदेव एक चीज बोलते हैं कि 3 गोल्डन रूल है, 3 सोने के नियम है सफल होने के लिए। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, सेल द इवेंट। तो ये मैंने पकड़ा। मैं सीएनटी के अलावा सीएसएस में जाना शुरू किया, सीएसएस के अलावा एसटीएम में जाना शुरू किया, बहुत सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करी। मेरे को पहली बात है, मैं पीडब्ल्यूएस गाजियाबाद अटेंड करने गया था, कंपनी स्तर की भी पेड इवेंट को मैं नहीं अटेंड करता था। धारणा क्या थी, अरे होगा क्या यार, यूज करना, यूज कराना, मिलना मिलाना, यही तो है और क्या। तो इन्वेस्टमेंट, और मान लो 1 साल का टीम को बिल्ड करने के लिए, भागने के लिए, दौड़ने के लिए, मीटिंग सेमिनार के लिए, एजुकेशन के लिए, मान लो कितना खर्चा आएगा, ये मान लो 50,000 1 साल का। तो 8 साल अगर मैं 50,000 नहीं खर्च किया स्पेशली एजुकेशन के नाम पे, तो मैं कमाया कितना? 17 लाख। 50,000 गुणे 8 कितना हुआ? जून 2017 से 100% इन्वेस्टमेंट मैंने कहाँ करना शुरू किया? पहले एजुकेशन लेने के नाम पे, और टीम जब जाना शुरू किया तो टीम भी जाना शुरू करी। कहानी चेंज हो गई। आपको कुछ इवेंट मिलते हैं, जैसे सीएनटी में टिकट के नाम पे कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन आने जाने का खर्चा। सीएसएस में आपका अगर अर्ली बर्ड में लेते हैं तो 200 रुपया प्लस आने जाने का खर्चा। प्रोडक्ट ट्रेनिंग में कहीं कुछ लगता है, कहीं कुछ लगता है, तो बस आने जाने का खर्चा। इसके अलावा एसटीएम होता है, साल में आपको 12 महीने नहीं मिलेंगे, होता ही नहीं है, बहुत ज्यादा 3 बार 4 बार मिल सकता है। तो अगर मान लो हर 3 महीने पे भी आप रेजिडेंशियल प्रोग्राम अटेंड करते हो, तो एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम का खर्चा कितना है? राउंड फिगर हम 10,000 मान लें, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। एक सीएसएस का खर्चा कितना है? 200, तो साल भर का कितना हो गया? 12 दूनी 24। यानी नॉर्मल एजुकेशन लेने में, हर महीने की बात कर रहा हूं, नॉर्मल एजुकेशन लेने में रेजिडेंशियल प्रोग्राम के अलावा 1,000 से ज्यादा महीना नहीं लगेगा। और सब मिला जुला के देख लो तो 50,000 बहुत है। लेकिन अगर आपने 50,000 पहले साल खर्च किया तो आपका बच्चा नर्सरी क्लास पास किया, दूसरे साल खर्च किया एलकेजी पर, बिना पैसा किए, ना हम लोग पढ़े लिखे ना पैसा खर्च किया, हमारे बच्चे पढ़े लिखे, बिना पैसे को वो नहीं पढ़ रहे हैं। यानी लगाया लेकिन मिला कुछ नहीं, कोई गारंटी नहीं। यहाँ क्या है, हमने क्या किया? इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। इन्वेस्टमेंट सबसे पहला हमने किस पे किया? अपने आप को तैयार करने पे। इन्वेस्टमेंट हमने किस पे किया? अपना बैग रेडी करने पे। इन्वेस्टमेंट हमने किस पे किया? अपना लिटरेचर पेपर रेडी करने पे। इन्वेस्टमेंट हमने किस पे किया? डेमो किट बनाने पे। इन्वेस्टमेंट हमने किस पे किया कि अगर हम फील्ड में अपने अपलाइन के साथ या अकेले निकल रहे हैं तो हमारे बैग में कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए, तो 4,000 5,000 10,000 का स्टॉक मेंटेन किया। इन्वेस्टमेंट हमने किस पे किया? ट्रेवलिंग के लिए, कि कम से कम महीने में भाग दौड़ में कितना तो लगी जाएगा। तो हमें क्या करना है? पहले क्या करना है? लगाना है, उसके बाद आना शुरू होगा। मैंने नहीं लगाया था, केवल भाग दौड़ करता था, 17 लाख के संतोष करना पड़ा। और अभी 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा खाते में आ चुका है, जिसमें 17 लाख माइनस कर दिया। तो बाकी जितने आए वो कितने साल में है? 8 साल में। तो 8 साल बनाम 17 लाख, 8 साल बनाम ये जो चौथा पॉइंट मैं बता रहा हूं, या तो अमरपाल पटेल 8 साल बन जाओ पहले वाला, खूब पेट्रोल लगेगा, खूब दौड़ोगे, खूब भागोगे, लेकिन कहानी कुछ नहीं बना। तो पहला सीएनटी, दूसरा सीएसएस, तीसरा एसटीएम, चौथा बेसिक ट्रेनिंग, वाई टू डू ट्रेनिंग, ट्रिपल डी। ये जो आपके डेवलपमेंट और आपके टीम के डेवलपमेंट के लिए जरूरी इवेंट्स हैं, उसमें निवेश करिए। निवेश से पीछे मत भागिए। कोई भी माँ बाप अगर ये डिसाइड कर लिया कि हमें अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, तो 2 तरह के माँ बाप होते हैं डियर फ्रेंड्स। एक होते हैं जिनको चेक काटना है, और दूसरे होते हैं जिनको व्यवस्था करनी है।
हम आप में से 90% लोग इसी कैटेगरी में व्यवस्था वाले। तो व्यवस्था करनी ना भाई, अभी कर लें। व्यवस्था कर ली है ना, अभी करके हम एजुकेशन ले लें। व्यवस्था करनी है, अभी करके हम स्किल्ड हो जाएं, ताकि हमें फिर आगे पैसा है। तो इन्वेस्टमेंट पे फोकस करिए, यहाँ पे घबराइएगा मत। मोटा मोटी ऐसे समझ लो कि नॉर्मल इवेंट अटेंड करने में महीने का 1000 का खर्चा, तो रिटेलिंग आपके पास पैसा है तो आप पैसा लगा के बिजनेस को बिल्ड करिए। पैसा नहीं है तो कमा करके करिए। कमाने का तरीका क्या है, रोज सवेरे संजय सर बताता ही है, लगाना तो पड़ेगा। अर्थात अगर बीमारी है तो इलाज तो कराना ही पड़ेगा। अर्थात हम आपके घर की सबसे बड़ी बीमारी क्या है, आप इशारा समझ रहे होंगे मेरा, ये वाली है। तो ये कैंसर अगर खत्म करना है तो इस पे फोकस करना पड़ेगा। यहाँ कंजूसी मत करिएगा। आज के बाद आपके किसी भी अपलाइन को ये ना बोलना पड़े कि चलो चलो, तो मतलब चलो, सोच सिफारिश मत करवाना। जैसे अभी बहुत सारे लोग एसटीएम के लिए सोच सिफारिश करवा रहे हैं। भाई साहब, चल रहे हो, चलना है, यस। नहीं चलना है, नो। नहीं जाओगे तो अमरपाल पटेल पुराना वाला, जाओगे तो नया वाला। नया वाला जब पहली बार गया था तो व्यवस्था किया था, आपको भी क्या करना। व्यवस्था कौन है, हम लोग टाटा बिरला अंबानी के खानदान के हैं, व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, कर लो। और जो भी मैनेजमेंट है उसमें कोऑपरेट करो, ताकि सम्मान आप इवेंट भी अटेंड करें, जिंदगी बदलें। इसके अलावा पांचवा और अंतिम पॉइंट है इस स्लाइड का, एटीट्यूड कमिटमेंट्स। एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया, एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण, रवैया वचनबद्धता, यानी एटीट्यूड दृष्टिकोण यानी कि रवैया, प्रतिबद्धता। कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता। रवैया किस चीज का, आप वेस्टीज में आ चुके हैं, जिस वजह से आप वेस्टीज करना चाहते हैं उसके प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है, मिलेगा नहीं मिलेगा, पहले तो ये देख लो। क्या जो हमने चुना है क्या और लोगों को मिला है, हाँ, अर्थात हमें भी मिलेगा। तो सकारात्मक दृष्टिकोण है या नकारात्मक दृष्टिकोण है, चुन तो लिया है लेकिन दृष्टिकोण क्या है। इसका मतलब क्या होता है, इसको आप समझो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और यहीं से सब कुछ बहुत चीजें डिसाइड होनी है। यह किसी कार्य, लक्ष्य या रिश्ते के प्रति समर्पण की भावना, सकारात्मक रवैया और वचनबद्धता को दर्शाता है। फिर से पढ़ रहा हूं, यह यानी एटीट्यूड कमिटमेंट, यह किसी कार्य, लक्ष्य या रिश्ते के प्रति समर्पण की भावना, सकारात्मक रवैया और वचनबद्धता को दर्शाता है। काम या जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया यानी कि एटीट्यूड और उसे पूरा करने का वादा यानी कमिटमेंट। काम या जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया और उसे पूरा करने का वादा यानी कि कमिटमेंट ही आपको कामयाब बनाएगा। फिर से पढ़ रहा हूं, काम या जीवन के प्रति यानी जो कारण आपने चुना है उसके प्रति और उसको अचीव करने के बाद जो जीवन आपका होगा उसके प्रति आपको रवैया क्या रखना पड़ेगा, सकारात्मक। अभी आपको आपका कारण मिला नहीं है लेकिन दृष्टिकोण क्या रखना पड़ेगा, तो रवैया क्या रखना पड़ेगा, सकारात्मक। यस, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बनी है, बहुत सारे लोग इस कारण को पूरा करेंगे तो मैं भी कर लूंगा, दृष्टिकोण। अगर आपका रवैया, कई लोगों को मैं देखता हूं संजय सर वेस्टीज में आने के बाद बोलते हैं, प्रोडक्ट पे शक करते हैं। कई लोगों को मैं देखता हूं सर कि जो उनकी टीम बन गई है उन्हीं को उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। हेलो, तो आपका खुद के प्रति पहले रवैया बदल लो। दूसरा, आपके विचार से जो सहमत हो रहा है दैट्स वेरी गुड, उसके प्रति हमारा रवैया सकारात्मक तो अक्सर होता है, लेकिन जो हमारे विचार को नहीं मान रहा है उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना, अरे कोई बात नहीं है, आज इसका सही वक्त नहीं है, आज इसका सही वक्त नहीं है, इसलिए मेरी बात को ये समझ नहीं पा रहा है, लेकिन जब इसका राइट टाइम आएगा। और हम क्या करते हैं, जो हमारी बात नहीं मानता कुछ लोग तो वही भिड़ लेते हैं, होगा तो साड़ू, काहेगा साड़ू, काहेगा, ठीक है ना। तो एटीट्यूड यानी कि रवैया यानी कि दृष्टिकोण, तो सेल्फ चेंज यानी खुद को बदलने के लिए ये चीज होना बड़ा जरूरी है। तो आपका जो रवैया होगा, आप टीम के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, अपने प्रति, ये अच्छा रखिए, अपना दृष्टिकोण अच्छा रखिए।
क्यों अच्छा रखिए? क्योंकि हजारों लोगों ने उस कारण को पूरा कर लिया है जिस कारण की प्राप्ति के लिए अब आप अपने घर से निकले। तो टाइम का ध्यान रखिएगा, टाइम कमिटमेंट का, वर्क कमिटमेंट का, पेशेंस कमिटमेंट का विशेष ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट का। 8 साल पहले वाला अमरपाल पटेल, 8 साल बाद वाला अमरपाल पटेल, जीवन में बदलाव यहीं से आया है। मैं सीएनटी को बोलता हूं सरकारी अस्पताल, ठीक है, लेकिन 1 रुपए में पर्ची जरूर कटती है, लेकिन लाइन लगाना पड़ता है। आपको लगता है केयर नहीं हो रहा, लेकिन बाकी जगह पे देखो भाई साहब, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बेड मिलते हैं, बढ़िया एसी मिलता है, बढ़िया स्टॉप मिलता है, पैसा भी तो लगता है। तो ओवरऑल एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। फिलहाल इस 5 पॉइंट्स को, ये पंच पांडव है, कितने हैं? माई कमिटमेंट कितने पॉइंट है? 5। इनको आपने आत्मसात कर लिया कम से कम 3 से 5 साल के लिए। तो जो आपने कारण भी आपने लिखा है ना, सेलेक्ट किया है ना, वो पूरा हो चुका होगा। और मजे की बात सुनो, उसके अलावा बहुत सारे आपको वार्ड बॉय कंपाउंडर भी मिल जाएंगे, अर्थात अन्य जो कारण आपने नहीं चुना वो भी उसमें से कहीं पूरा हो चुका होगा। मेरे तो हुए हैं। मैं तो आया था किसी और के लिए, पता लगा विदेश यात्रा भी मिल गया, पता लगा लग्जरी कार भी मिल गई, पता लगा शानदार घर भी मिल गया, और सबसे बड़ी बात मान सम्मान इज्जत मिल रही है। पीठ पीछे भी कोई बुराई नहीं करता और सामने तो किसी की हिम्मत नहीं है। ओके, तो थैंक यू सो मच। और करे तो करता रहे। ओवर टू यू संजय सर, थैंक यू सो मच। सर करे तो करता रहे। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। आज के इस महान सेशन के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लीडर्स की आंखें आपने खोल दी हैं। हम सब लोगों को एक उचित मार्ग दिखाने में इस सेशन ने अब बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। मैं अपने तमाम साथियों से जो यहाँ पर बैठे हुए हैं इस समय, उनसे आग्रह करूंगा, ये सेशन हम लोग अपनी अपनी टीम के साथ में बैठकर देखें। अगर इसका हमें अच्छा फायदा उठाना है, हम इस सेशन को बार बार देखें, जिससे हम इसको सही से समझ सकें, अपने अंदर बसा सकें, जिससे हम इवेंट की वैल्यू को समझ सकें, हम अपने काम करने के तरीके को समझ सकें और नजरिए को समझ सकें कि किस नजरिए से हम इस काम को कर रहे हैं। और अगर ये कर लेंगे तो जैसा कि अभी सर ने कहा, 8 साल पहले वाले अमरपाल सर और 8 साल बाद वाले अमरपाल सर, दोनों उदाहरण एक ही व्यक्ति के अंदर मौजूद है। इससे ज्यादा बेहतरीन हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता था। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ हमारे नागेंद्र सर यहाँ पर अगर मौजूद हो, अंशु मैम अगर यहाँ पर मौजूद हो तो कृपया एंगेज कर दें, जिससे मैं उनको सुन सकूं। आनी पड़ेगी। तो इस बात के लिए, और सबसे बड़ी बात है, इतने सरल भाषा में समझाने के लिए आदरणीय अमरपाल सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। रामवीर सर, स्वागत। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अमर सर। आपने बहुत अच्छे ढंग से फिर से मुझे एहसास दिलाया कि कमिटमेंट क्या होता है। और वैसे भी मैं थोड़ा सा कमिटेड इंसान तो हूँ, लेकिन कभी कभी आजाद हो जाता हूँ। तो आजादी से वापस कमिटमेंट की तरफ मोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा कमिटमेंट है, मैं बीएमसीएम में जरूर आऊंगा। वेलकम सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे। सॉरी सर, कैमरा ऑफ है, बट मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे गार्जियन भी अमर सर हैं और बहुत सारी चीजें समझने का, जानने का रोज मौका मिलता है सर के माध्यम से। और आज का ये सेशन जो चला, इतना बेहतरीन सेशन हम सबके लिए बहुत ही यूजफुल है। और फिर से एक री एनर्जी जनरेट हो जाती है, जैसे अभी रिस्पेक्टेड रामवीर भाई ने कहा
कि हमको तो बीएमसीएम बनना ही है सर। तो थैंक यू सो मच सर। ये माई कमिटमेंट का टेबल ही ऐसा टेबल है कि जिसके बिना करके हम कुछ कर नहीं सकते हैं, और इसमें 5 पॉइंट तो दिया गया है जिसको सर ने बहुत ही बखूबी समझाया है, हम सबके लिए बहुत ही यूजफुल है सर। थैंक यू सो मच सर। आदरणीय नागेंद्र सिंह सर, स्वागत है सर। थैंक यू सो मच अमर सर। वाकई एक बहुत ही हमारे आपके जीवन का बेहतरीन पार्ट है, और ये शब्द ही मैं आपको वहां तक लेकर के जाता है जहां तक हमें जाना चाहिए। और जब भी हम कभी पूजा पाठ में बैठते हैं तो सबसे पहले पंडित जी संकल्प करवाते हैं, और वो संकल्प ही कमिटमेंट होता है, और बिना संकल्प के हम कहीं पहुंच ही नहीं सकते हैं, चाहे जो भी सोच लें। इसीलिए कहा जाता है कि सोचता तो हर इंसान है, पर पहुंचता इसलिए नहीं है कि वो कमिटेड नहीं, उसने संकल्प नहीं लिया है। और हर फील्ड में बढ़ने के लिए अलग अलग तरीके के संकल्प होते हैं। उसी तरह वेस्टेज में आगे बढ़ने के लिए जो सर ने जो पॉइंट दिखाया, अगर वाकई उस पॉइंट्स के हिसाब से हमने कमिटमेंट और संकल्प कर लिया, तो फिर यहाँ पे भी हमें वो चीज हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। और बहुत बेहतरीन तरीके से सरल शब्दों में उस कमिटमेंट का एहसास दिलाया अमर सर ने। और वाकई जो अगर ये एहसास कर लिया, वो यहाँ पे कभी भी अपने लक्ष्य को छोड़ नहीं सकता है, वो पकड़ के ही दम लेगा। और ऐसे इवेंट की हमेशा जरूरत पड़ती है सर। और वाकई फिर से आज आपको मैं धन्यवाद देता हूँ संजय सर, कुछ छोड़ा नहीं आपने। यानी इस प्लेटफॉर्म पे जिस जिस चीज की जरूरत है लोगों को अपने लक्ष्य को पकड़ने के लिए, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप कहीं न कहीं से आप लाते रहते हैं, और इस चीज को लोग लेकर के वाकई आगे बढ़ रहे हैं। तो जो अमर सर बार बार कह रहे हैं कि अब मॉर्निंग सेशन नहीं है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म या इवेंट बन चुका है जहां से हम अपने और अपने लोगों के साथ बेहतर अपनी जर्नी को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। दिल से शुक्रिया संजय सर। थैंक यू सो मच सर। करते हो तुम के दैया, मेरा नाम हो रहा है। मैं बार बार ये गाना रटता रहता हूँ आप लोगों को। नहीं रटते रहो तो कन्हैया प्रसन्न रहेंगे। बहुत बढ़िया। तो मैं अब अगले अमर सर अगर प्रसन्न नहीं होते तो आज इतना बढ़िया सेशन नहीं करते। तो कन्हैया जी तो यहाँ बैठे हुए प्रसन्न भी है। वेरी गुड। अब मैं आगे चलता हूँ। आदरणीय अंशु सिंह मैम को आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच अमर सर। कमिटमेंट ऑब्वियसली आज का जो टॉपिक था वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था। हम इस बिजनेस में या लाइफ में कहीं पर भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो विदाउट कमिटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकते, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप हो चाहे प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो। एक कमिटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है और वही इंसान को ग्रोथ देता है इन इवन पर्सनल रिलेशनशिप और बिजनेस प्रोफेशनल रिलेशनशिप में। और जिस कहते हैं ना बहुत क्लैरिटी के साथ सर ने एक एक पॉइंट को कवर किया है। और मैं यही कहूंगी हमारे बिजनेस में पांचों के पांचों जो कमिटमेंट है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी एक कमिटमेंट को अगर हम इधर उधर करते हैं तो फिर गड़बड़ है। तो पांचों कमिटमेंट के साथ जब हम करेंगे जैसा आज अमर सर ने समझाया तो ऑब्वियसली सक्सेस श्योर है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल एंड जैसे कहते हैं क्लियर सेशन, क्लैरिटी लाने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम आपसे एक बात और करूंगा। आज चूंकि हम लोग सीएनटी करने जा रहे हैं तो एक मैसेज आपकी तरफ से ऐसा, जो हमारे साथी जो भी सुन रहे हैं हमें, ये अपने लोगों से क्या कहें जिससे वो लोग सीएनटी में आने के लिए आतुर हो जाएं। आज की अगर हम डेट में बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या जो लोगों के जीवन में है वो हेल्थ है।